वेलकम फ्रेंड्स ऑन मुकेश कुमार ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो आज हम लोग राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल्स डिस्कस करने से आपकी एक विषय पर एक समझ पैदा होती है और आपको एक लैंग्वेज भी अच्छी तरह से देखने को मिलती है और आपको उस सब्जेक्ट के बारे में, उस चीज़ के बारे में नॉलेज भी होता है। तो इस आर्टिकल में हम बहुत सारे क्योंकि अभी 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र का 75वीं वर्षगांठ है, ठीक है। तो इसलिए इसने अपने सुधारों के लिए एक जोर पकड़ लिया है सुधारों के लिए। तो इस पर शशांक पूर्व विदेश सचिव या सेक्रेटरी ने एक आर्टिकल लिखा है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सुनते जाना, थोड़ा थोड़ा लिखते समझते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसमें व्यापक सुधार की मांग पकड़ी जा रही है, ठीक है। अपने ज़्यादातर उद्देश्यों में विफल रहने वाले इस वैश्विक मंच को मौजूदा चुनौतियों से निपटने और अपनी प्रासंगिकता बनाने रखने के लिए व्यापक और शीघ्र मंथन की जरूरत है। दोस्तों, क्या है, संयुक्त राष्ट्र को प्रासंगिक अगर हमें बनाए रखना है तो उसके लिए हमें इसके समय के साथ, अगर देखो समय के साथ किसी चीज़ का बदलाव नहीं किया जाए तो वो चीज़ जैसे कि बेकार हो जाती है। समय के साथ इसमें बदलाव जरूरी है। तो देखते हैं क्या लिखते हैं इस आर्टिकल में हमारी जो राइटर, ठीक है। तो लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र के 75 साल पूरे होने पर एक बार फिर व्यापक सुधार की मांग जोर पकड़ रही है। चीनी आक्रामकता पर अंकुश लगाने की मांग उठ रही है, ठीक है। तो चीन की आक्रामकता और जो साम्राज्यवाद की नीति है, आसपास के देश को खाने की नीति है, वो हो रही है, ठीक है, सामने आ रही है। इसको भी रोक लगाने की बात कही जा रही है, ठीक है, भारत में। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आम सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि व्यापक सुधारों के बिना संयुक्त राष्ट्र जो सामना कर रहा है, ठीक है, विश्वसनीयता का जो संकट है वो आ गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया को एक सुधारवादी बहुपक्षीय मंच की ज़रूरत है जो आज की हकीकत को दर्शाए। एक सुधारवाद की जो ज़रूरत है वो आज की हकीकत को दर्शाए, सबको अपनी बात रखने का मौका दे और समकालीन चुनौतियों का समाधान कर मानव कल्याण पर ध्यान दे। वहीं अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चीनी वायरस की महामारी को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए संयुक्त राष्ट्र को चीन को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। तो एक दूसरे पर वाद विवाद का सिलसिला चल रहा है, ठीक है। इस वैश्विक मंच की मौजूदा चुनौतियों पर बात करने से पहले इसके इतिहास पर नज़र डालना है। तो चीनी होगा, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध का विध्वंसक रूप देखने के बाद भविष्य के युद्धों को रोकने और शांति की स्थापना के लिए 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि इससे पहले लीग ऑफ नेशन का गठन किया था, वो भी राष्ट्र संघ था, लेकिन उसको उस स्तर पर राष्ट्र संघ की मान्यता, उसकी कंडीशनिंग नहीं थी, उतना व्यापक नहीं था जितना कि 24 अक्टूबर 1945 के बाद बना, ठीक। इसलिए उसे लीग ऑफ नेशंस भी कहा गया, जो कुछ वजह से अब प्रभावी हो गया। क्योंकि लीग ऑफ नेशन क्या हुआ था, वो सफल नहीं हुआ था अपने कार्य में, इसलिए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो इसलिए ये चीज़ें देखने को मिलती थी। पहला तो यह है कि अमेरिका के तत्काल राष्ट्रपति ने इसमें बड़ी पहल की थी। वुडरो विल्सन ने इसके लिए बहुत बड़ी पहल की थी, ठीक है। 1900 जो वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 के आसपास ख़त्म हुआ था पहला वर्ल्ड वॉर, 1939 में सेकंड शुरू हुआ था, पहला ख़त्म हुआ था 1919 के आसपास, ठीक है। तो दूसरा, उसमें छोटा देश हो या बड़ा देश, सभी सदस्यों को देश की बराबर साझेदारी होती थी। ऐसे में बड़े देशों को लगा कि छोटे देश हम पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा है कि यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, इसके चलते लीग ऑफ नेशन कोई लाभ ही नहीं मिला, लीग ऑफ नेशन का कोई लाभ नहीं मिला। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, इसलिए लीग ऑफ नेशन असफल रहा था। लेकिन फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई तो यह प्रावधान किया गया कि इसमें कुछ स्थायी सदस्य देश होने चाहिए जो विभिन्न मसलों पर निर्णय ले सके और उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि विश्व में शांति बनी रहे, ठीक है।
संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के समय कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना था। और विभिन्न उद्देश्य क्या थे? मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता पहुंचाना, सतत विकास को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बनाए रखना इसमें शामिल है। इन सब उद्देश्यों को हासिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की कुछ संस्थाएं भी बनाई गई हैं, मसलन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र सैन्य आयोग, और एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी एक बनाया गया है, और उपनिवेश विरोधी समिति या डीकोलोनाइज्ड कमेटी। अब तो इसकी प्रासंगिकता कम हो गई है क्योंकि सारे देश आज़ाद हो गए हैं कोलोनाइजेशन से, लेकिन सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और भी विभाग हैं इसके। श्रम संघ भी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ भी इसका एक विभाग है, ठीक है, पार्ट है उसका। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, चूँकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने भाग, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य भाग कौन 4 भाग होते हैं लगभग, ठीक है। एक इसकी महासभा होती है, दूसरा इसमें सचिवालय भी होता है, तीसरा इसमें परिषद भी होती है, चौथा इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, तकनीकी संगठन होता है, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ तो होता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें, इसकी पार्ट भी हमें पता होने चाहिए। तो क्या है आगे? लेकिन अनेक मोर्चों पर संयुक्त राष्ट्र विफल रहा। भले ही कोई तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ हो, लेकिन छोटे मोटे युद्ध तो लंबे समय तक हुए, जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत चाइना का युद्ध हुआ, और इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से हानि उठानी पड़ी विभिन्न देशों को लंबे समय तक। इस पर शीत युद्ध की छाया पड़ी रही। शीत युद्ध तो आपको पता ही होगा, रसिया और अमेरिका इसमें मुख्य थे। विश्व 2 गुटों में बट गया था, एक दूसरे पर प्रत्यारोप, घृणा, और एक दूसरे के मतलब ऐसा लगता था कि जैसे युद्ध हो ही जाएगा, लेकिन युद्ध नहीं होता था, विचारों का युद्ध था मुख्यतः, ठीक है। भारी संख्या में लोगों का विस्थापन हुआ, ठीक है। शरणार्थी की समस्या बढ़ती चली गई। तो विश्व में एक शरणार्थी की समस्या बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर के आई। शरणार्थी की तो मुख्य समस्याएं, शरणार्थी की समस्याएं हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या है, और ड्रग्स की समस्याएं हैं, मादक पदार्थों की समस्याएं हैं, और आतंकवाद की समस्याएं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें नई और एनवायरनमेंट तो है ही। मानवाधिकार पर बड़े पैमाने पर उल्लंघन होता रहा है, यानी बच्चों, महिलाओं की ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती रही है, हथियारों की तस्करी भी बढ़ी है। हाल के वर्षों में शरणार्थी की समस्या इतनी ज़्यादा है कि यूरोप के देश जो पहले मानवाधिकार संरक्षण की बात कहते थे, वे भी पीछे हटने लगे। जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लोग एक दूसरे क्षेत्र से, और जहाँ पे अत्याचार हो रहा है वहाँ से भाग रहे हैं। अभी हाल ही में जो मुसलमानों की एक समस्या थी, वो थी कि वो शरणार्थी के रूप में बांग्लादेश के शरणार्थी से म्यांमार से बांग्लादेश आए थे, ठीक है, म्यांमार बर्मा से, ठीक है। तो ये नई समस्या थी, उनको रखने की समस्या थी विश्व स्तर पर। इसी के साथ आतंकवाद भी तेज़ी से फैलता जा रहा है। आतंकवाद से सबसे ज़्यादा पीड़ित भारत रहा है। 1971 में युद्ध की पराजय के बाद पाकिस्तान को समझ में आ गया कि युद्ध लड़कर नहीं जीता जा सकता भारत से डायरेक्ट, ठीक है। उसने आतंकवाद का सहारा लेकर छद्म युद्ध या प्रॉक्सी वार, इसको इंग्लिश में प्रॉक्सी वार कहते हैं, ठीक है, वो छेड़ दिया है। तो इसके तरीके से इस भारत को विभिन्न आतंकवाद की गतिविधियों से कमज़ोर करने की कोशिश करता रहता है, ठीक है, और भी कोशिश करता है, ड्रग्स फैलाता है भारत में, हथियार सप्लाई करता है। तो तब दुनिया के अन्य देशों इसकी समस्या पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन जब 1911 में अमेरिका में 9/11 में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ाया गया, उससे सब बाकी यूरोपीय देशों में भी आतंकवादी घटना हुई, तब दुनिया ने इसको गंभीरता से लिया, उसका पता चला। तो राष्ट्रसंघ में एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो कि मतलब जो देश गलत कार्य करता है उसके ऊपर आर्थिक बंदी लगाता है, और हालांकि सीधे राष्ट्रसंघ के अधीन नहीं है, लेकिन उसका संबंध राष्ट्रसंघ से भी है। वह भी पाकिस्तान को काली सूची में अब तक नहीं डाल पाए, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है, राष्ट्रसंघ को पता है, लेकिन राष्ट्रसंघ उसे डाल ही नहीं पाए क्योंकि चीन वीटो कर देता है। तो इस तरीके से पाकिस्तान को चीन का सपोर्ट मिल रहा है, पहले अमेरिका का मिलता था। इस तरह से राष्ट्रसंघ ने इस तरीके से राष्ट्रसंघ कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो इसमें सुधार जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इसमें एक
एक जड़ता आ जाएगी, जो जड़ आ जाएगा, जड़ तत्व आ जाएगा, इसकी वजह से ये फ्लॉप हो जाएगा और इसकी प्रासंगिकता कम हो जाएगी। इसको बनाने के लिए इसमें सुधार जरूरी है। देखो अभी नया मुद्दा चल रहा है। देखो अब कोविड-19 का कहर दुनिया भर में फैल गया है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा विषय स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन समय पर चेतावनी नहीं दे सका, ठीक है। और ऐसा लगता है कि चीन के प्रभाव में उसने चेतावनी जारी करने में देरी की। कहा जा रहा है कि चीन का प्रभाव था WTO पर, यह विवाद बन गया है जो कि अमेरिका ने खड़ा किया है और अब यह संयुक्त राष्ट्र एवं WTO के लिए बाध्यता बन हो गई है कि इसकी जांच की जाए कि वायरस की उत्पत्ति प्रयोगशाला में हुई थी या किसी और जीव से, ताकि आगे ऐसी महामारी पर रोक लगाई जा सके, ठीक है। तो इस पर विवाद हो रहा है। इसके अलावा जिस तरह से चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत पड़ोसी देशों पर दबाव बनाना शुरू किया है, उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। चीन की विस्तारवादी से सब लोग परेशान हैं, अमेरिका, भारत, सब। भारत को भी वह चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। भारत को भी घेरने की कोशिश कर रहा है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं के विफल होने से संयुक्त राष्ट्र साख के संकट से जूझ रहा है। तो इससे संयुक्त राष्ट्र संघ की साख कमजोर हो गई है, क्योंकि वो अभी तक नाकाम रहा है। ऐसी राजनीतिक समस्याओं के संदर्भ में मुख्यतः वह नाकाम रहा है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के क्षेत्र में वह अभी तक तो बहुत ज़्यादा सफल रहा है, क्योंकि उसने बहुत सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक लगाई है, ड्रग्स पर रोक लगाई है, तो ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा दिया है और व्यापार की उन्नति के लिए भी कार्य किया है, ठीक है। तो इसमें तो सफल रहा, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में वह अभी बहुत बहुत ज़्यादा असफल रहा है, ठीक है। कुछ कुछ सफलताएं भी हैं, लेकिन अभी की समस्याएं तो सोल्व करने में वो असफल है, इसलिए असफल ही कहेंगे। अब जबकि इस वैश्विक संस्था के 75 साल पूरे हो गए हैं, तो यह जरूरी सा लगने लगता है कि इस पर व्यापक स्तर से सुधार हो और भारत जैसे जिम्मेदार देशों को प्रतिनिधित्व मिले। देखो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य की मान्यता मिलनी चाहिए। ये तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इससे ही देखो क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व है यूरोप के पास और समस्याएं हैं गैर यूरोपीय, और भारत एशिया का देश है, इसलिए इसको स्थायी सदस्यता तो मिलनी चाहिए। और एक भारत की बहुत बड़ी इकॉनमी भी है, एक बड़ी जनसंख्या भी है, तो इसको तो प्रतिनिधित्व स्थायी सदस्य के तौर पर मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो ये अभी मुद्दा उठाया है। वैसे भी संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था उस समय इसकी संख्या मतलब 51 थी, इसमें देशों की संख्या अब बढ़कर 193 हो गई है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाना चाहिए, ठीक है। तो जब देशों की सदस्य बढ़ गई तो और देशों को इसमें मिलाया जाना चाहिए और उसमें विकासशील एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूरोप के ज़्यादातर देश हैं, ठीक है, जबकि समस्याएं ज़्यादातर गैर यूरोपीय हैं। संयुक्त राष्ट्र में कौन है? इंग्लैंड है, फ्रांस है, ऐसे देश हैं। तो इसमें क्या कर सकते हो? वो तो कुछ ही नहीं करेंगे इस समस्याओं को, ठीक है। गैर यूरोपीय समस्या में कुछ नहीं कर सकते हैं, उनकी इकोनॉमी भी अब इतनी बड़ी नहीं रह गई है, तो ये चीज़ें समस्या के तौर पर उपजी हैं। संयुक्त राष्ट्र के सैन्य मिशनों में भी पश्चिमी राष्ट्रों का प्रभुत्व देखने को मिलता है, इसे भी लोकतांत्रिक बनाए जाने की आवश्यकता है। देखो क्या है, सिर्फ पश्चिमी राष्ट्र इस पर अपना कब्जा जमाए रखे, ये भी सही नहीं है। इसमें अब पूर्व जो एशियाई देश हैं उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ठीक है। पर कुछ देशों की वजह से वह नहीं हो पा रहा है, जैसे भारत के लिए अड़ंग लगाता है चीन और पाकिस्तान, बोलता है हमें भी स्थायी सदस्यता चाहिए, पाकिस्तान बोलता है। तो इस तरह से काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था तथा जिम्मेदार राष्ट्र होने के नाते भारत को संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थान मिलने से न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र की साख बढ़ेगी, तो साख बढ़ेगी इससे भारत को, अगर वो लोग मान्यता देते हैं तो, बल्कि अन्य छोटे व कमजोर राष्ट्रों के साथ भी न्याय हो सकेगा। अमेरिका ने भी कहा है कि भारत की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। इस संदर्भ में भारत को अन्य देशों का समर्थन मिल रहा है। भारत का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार का वक्त आ गया है, क्योंकि दुनिया तेजी से विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। जाहिर है कि वैश्विक मंच को मौजूदा चुनौतियों से निपटने और अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए व्यापक और शीघ्र मंथन की जरूरत है। तो इस तरह से भारत एक स्ट्रॉन्ग दावेदार बनता है किसका?
भारत एक स्ट्रॉन्ग दावेदार नजर आता है राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का, ठीक है। उसे भी वो अधिकार मिले जो चीन के पास है, अमेरिका के पास है, फ्रांस के पास है, इटली के पास, सॉरी इंग्लैंड के पास है, ऐसे अधिकार मिले हैं, ठीक है। तो अभी तो इतना ही आर्टिकल में। और सबसे बड़ी चीज़ की ये चीज़ें हमें आनी चाहिए कि क्या जुड़े मुद्दे उठ रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े। और आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये आर्टिकल। और ऐसे ही हम बहुत सारे करंट से रिलेटेड आर्टिकल स्टडी करते रहेंगे। और ये इस साल क्वेश्चन आ भी सकता है क्योंकि 75 ईयर हो गए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो इसमें सुधारों का क्वेश्चन तो पक्का, मतलब एक चांस बनता है कि ये पेपर में आएगा। दूसरी बात की हमें संयुक्त राष्ट्र की उत्पत्ति और उससे जुड़े नए मुद्दे और उसका विकास और उसके संगठन का स्वरूप, सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में सब लिखना पड़ेगा आपको थोड़ा थोड़ा। तो भारत को इसमें मिलनी चाहिए। और जैसे चीन वगैरह को वीटो वगैरह है, तो ऐसे अधिकार भारत को भी मिलने चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो जब ये प्रासंगिक होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो, सही लगा हो लेक्चर, तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।